नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में लेक्चर नंबर 6 की। इसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन एसी पर बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ ए 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। तो एक एसी सोर्स दिया हुआ है जो 10 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन किसका किसका है, इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का, मतलब एल और आर का। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। तो कहता है 1 एम्पियर किसी समय में फ्लो हो रहा है। द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/3 रेडियन। और यहाँ कहता है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है π/3 से करंट से। ठीक है, तो इंडक्टिव है तो लीड करेगा ही। अब कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने का मतलब XL की वैल्यू चाहिए। तो क्या क्या गिवन है एक बार जरा उसको नोटिस किया जाए। तो आपको ये हो गया कि LR सर्किट है, तो एक हम लोग बनाएंगे L और एक R, है ना। बहुत ही आराम से इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सोर्स हो गया आपका कितना, 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, और करंट कह रहा है इससे किसी वक्त जो चल रहा है वो 1 एम्पियर का आपका ये करंट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है ना, इसे हम लोग RMS लेंगे और इसे भी क्या लेंगे, RMS लेंगे। तो ये क्लियर कट यहाँ पे पता चल रहा है कि VRMS हम लोग इसको उठाएंगे 10 वोल्ट, और ये जो करंट आपको दिया हुआ है तो ये भी हम लोग नहीं कुछ कहा तो RMS वैल्यू लेंगे, दिस इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये तो आपका L था, इसका तो रिएक्टेंस XL बनेगा, है ना। और ये वाला जो था आपका ये R था। तो यहाँ जो Z की वैल्यू आएगी LR सर्किट में, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो Z इम्पिडेंस आएगा वो रूट अंडर आपका आ जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और Z कैसे निकालोगे, तो Z उसी तरह से VRMS बाई IRMS सेम है। तो Z को आप VRMS बाई IRMS भी लिख सकते हो, और V0 बाई I0 भी लिख सकते हो, मतलब पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, या RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय RMS वैल्यू ऑफ करंट, जो भी है। तो जो भी वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग करंट दिया हुआ था, तो आप इसको निकाल सकते हैं। सो दिस बिकम्स रूट अंडर XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब VRMS देखिए 10 था, ये IRMS 1 है, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 बन जाएगा यहाँ पर इक्वल टू रूट अंडर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो आप देखिए XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट हटाए इधर, क्या बन गया, 100 बन गया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है कि भाई जो फेज एंगल है वो π/3 का है। तो आपने पढ़ा था कि XL को हमको ऊपर दिखाना है फेजर डायग्राम के थ्रू LR सर्किट में, और रेसिस्टेंस को सामने रखना है। तो इन्हीं का जो रिजल्टेंट आया वही है हमारा Z। ये रहा आपका Z, ठीक है, और ये एंगल हो गया फाई। ठीक है, तो आपका करंट जो होता है वो हमेशा I के डायरेक्शन, R के डायरेक्शन में होता है। करंट जो हमेशा R के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होता है, और Z के डायरेक्शन में हमेशा कौन होता है, वोल्टेज होता है। तो इसी तरह से यह दिया ना, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/3। कह रहा है ये वोल्टेज देखिए आपको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉक में लीड करना होता है, तो ये लीड कर रहा है। और ये एंगल दिया हुआ है, मतलब कितना दिया हुआ है, ये π/3 दिया हुआ है। तो मतलब साफ है कि अगर आप यहाँ पर इसका और इसका रेशियो लेंगे तो कैसे लेंगे, कॉस से ले लीजिए। तो cos 5 मतलब π/3, cos π/3 इक्वल टू बेस R अपॉन हाइपोटेनियस Z, ऐसे आप ले सकते हैं, है ना। और Z की वैल्यू आपको मालूम है, वो 10 है, Z इज 10, तो R मिल जाएगा आपको। तो ये 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए हमको यहाँ लिखने के लिए। तो R बिकम Z टाइम्स cos π/3, मैंने cos 60 डिग्री इज sin 30 मतलब हाफ, और Z 10 था, तो
तो 10/2 मतलब 5 ओम। ठीक है, तो आपके पास आर मिल गया 5 ओम का, इसमें रख दीजिए। तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 इक्वल टू 100। सो आपका एक्सएल बिकम 75 का रूट, तो 25 गुना 3 75, तो 5√3 ओम आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है एक्सेल के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, आराम से जो जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से एनालाइज करते जाएंगे, और जो जो फार्मूला आपने पीछे के लेक्चर्स में सीखा हुआ है उसको आप ढंग से अप्लाई करें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ें, उस पर अटेम्प्ट लें और फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, अब इस पर डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने ये बनाया होगा। तो देखिए क्या सब दिया हुआ है। फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा है आपने, तो उसमें देखिए करंट की वैल्यू दे रखा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट। तो हमारा आई नॉट वैल्यू है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ से यूनिट पकड़ लिया। फिर गौर से देखिए, तो ए साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा हो जाएगी। क्या क्या दिया हुआ है एक बार जरा कलेक्ट कर लीजिए आप। तो 100 पाई हो गया हमारा ओमेगा, और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू फाई होती है। ठीक है, तो 5 पाई/3, और यहाँ पर आ जाइए तो ओमेगा हो गया, और ये हो गया आपका वी नॉट, जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज 100 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको क्या बोलता है, रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट को फाइंड करना है, माने आर की वैल्यू चाहिए। LCR है सर्किट, तो आपको पता है यहाँ पे ये L हो गया, ये C हो गया, और ये R हो गया, ये R। तो इस यहाँ इसको चाहिए, क्या चाहिए, इस R की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो जो डेटा दिया हुआ है आई नॉट का और वी नॉट का, इससे साफ पता चलता है, आपको Z पता चल जाएगा। तो Z इज वी नॉट बाई आई नॉट। इम्पीडेंस रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द AC सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो पीक वोल्टेज बाय पीक करंट कर सकते हैं आप। तो वोल्टेज है 100 वोल्ट, और ये है 100 मिली। तो ये क्या हो गया, 100 तो आप हटा दो, मिली की वजह से ऊपर जाएगा, तो वो 1000 ओम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो Z वैल्यू आपके पास है, लेकिन आपको तो कैपिटल R चाहिए ना। अब Z जो होता है वो आपका अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे तो √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है ना। तो आपको तो भाई XL अगर निकालना होता, ध्यान देंगे, तो आप लिखते ओमेगा L, और XC निकालना होता तो 1/ओमेगा C। अब आपके पास ना तो यहाँ पर L का वैल्यू है ना तो C का वैल्यू है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इस मेथड से निकालना। तो यहाँ पर आप क्या करिए, थोड़ा गौर फरमाइए। ओमेगा है, देख सकते हैं आप, ओमेगा है, लेकिन ना तो L है ना तो C है। क्वेश्चन में L और C देखिए कहीं से नहीं पता चल रहा, तो अब उसके बिना तो इस मेथड से जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, फेजर डायग्राम से ड्रॉ करिए। तो देखिए फेजर डायग्राम जब आप LCR का करते हैं तो आपको बताया R हॉरिजॉन्टल में, XL ऊपर और XC नीचे, यही होता है। और इन्हीं का जो रिजल्टेंट आता है वो आपका इस तरह से कुछ आ जाता है कि मान लीजिए छोटा है, ये बड़ा है, हालांकि वो एनालाइज करेंगे तो दिख जाएगा। तो ये आप ऐसे बना लो, इनका रिजल्टेंट। और अब यही चीज जो आती है इसके रिजल्टेंट के रूप में ये Z आती है, और यही एंगल होता है फाई। तो अब आपको अगर फाई मालूम है और Z मालूम है, देखिए Z आपको मालूम है, फाई आपको मालूम है, तो R नहीं मिल जाएगा। तो सीधा सीधा आप फेजर डायग्राम से सॉल्व कर लीजिए। cos फाई आप लगाएं, तो cos फाई इज R/Z, तो R बिकम Z टाइम्स cos फाई। तो Z है आपके पास 1000, एंड cos फाई की वैल्यू हो गई π/3। तो cos π/3, cos 60 is sin 30, that is half,
रखेंगे वैल्यू, आ जाएगा आपको 500 ओम, योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हुए सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला सब बढ़िया से याद रखना है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को अब आप पढ़िए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके इन पर आप अटेम्प्ट लें और फिर सॉल्व करें, फिर मैं भी बनाऊंगा तो मिलाएंगे आप 3 एंड 4। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें। तो आई होप कि आपने किया होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर थर्ड कहता है सीरीज एलसीआर सर्किट एल की वैल्यू, सी की वैल्यू और आर की वैल्यू आपको दे रखा है, कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट इज मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, रिजोनेंस पर ही होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रिजोनेंस, और आपको वही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोलता है। मतलब वी हैव टू फाइंड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर LCR सीरीज सर्किट। तो ये फार्मूला तो आपको कई बार कहा है, बहुत काम का है, याद रखेंगे। 1/2π√LC। तो सीधा सीधा इन वैल्यूज को आपको पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है, और जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। 480 नैनो फेराड, नैनो तो -9। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 663 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा। आप इसको ठीक से सॉल्व करके देख लेंगे, है ना। 663 हर्ट्ज आप इसको कह सकते हैं। तो किलो हर्ट्ज में अगर आंसर करेंगे तो 0.663 किलो हर्ट्ज आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से है 12 है और यहाँ पर ये आराम से रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो 12 है, आप पॉइंट सारे इसके ख़त्म कर दीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको अगर हिंट करूँ यहाँ पे, तो देखिए 0.12 है, तो एक 10 इसको दे दिया तो 1.2 और एक 10 की और रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ से लेंगे तो ये -10 बना देगा। तो -10 देखिए, अब ये 12 हो गया अगर, और ये हो गया 48, तो ये 10 की पावर -10 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ये 0 इसमें चला गया तो 1.2, और यहाँ से एक ले रहे हैं 10 इसमें, तो 12 हो गया, तो ये -10 हो गया। बाकी 12 और ये 48, 12 48 10 -10। अब देखिए यहाँ पर ये 48 है तो 12 इंटू 4 होता है, तो एक 12 बाहर आ जाएगा और 4 बचेगा, तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और ये 10 पावर -5 आ जाएगा। तो दिस विल बी 24 इंटू 10 पावर -5। अब ये वैल्यू आपको हमने बता दिया, बाकी की वैल्यूज को रखें और ढंग से सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, A variable frequency 230 volt alternating voltage source is connected across a series combination of LCR, वही LCR series circuit वही पढ़ना ही है मेनली। तो कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रिजोनेंस, मतलब ओमेगा एट रिजोनेंस। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/√LC, तभी तो आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 1/2π√LC, तो ओमेगा लिखेंगे 1/√LC। तो सेम थिंग है, आप इसमें फिर से पुट कर दीजिए। 1/, L की वैल्यू 5 हेनरी है एंड C इज 80 माइक्रोफेराड। सो माइक्रो के लिए -6 यूज करेंगे। और ये देखिए 8 इंटू 5, यहाँ पर 40 हो गया, 0 था तो 0 हो गया, -6। तो इनको एक साथ करें तो √4 इंटू 10 की पावर -4। और अब ये आ गया, आपको देखिए 2 बाहर आ गया एंड 10 पावर -2, तो ये 100 ऊपर बन जाएगा बाई 2 विच इज 50, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर ओमेगा। सो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो 50 रेडियन पर सेकेंड इसका रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते चलिए। बच्चों, अब हम लोग दो आसान से क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है,
इन ए सर्किट इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड। एक सर्किट है, उसमें देखिए इंडक्टेंस L और एक कैपेसिटेंस C ये कनेक्ट किया हुआ है एज शोन इन द फिगर। A1 एंड A2 आर आमीटर्स। A1 यहाँ पे लगा दिया गया और आमीटर 2 यहाँ पे लगा दिया। व्हेन की K इज प्रेस्ड, देखिए यहाँ पर की है, इसको जस्ट प्रेस किया जाएगा टू कंप्लीट द सर्किट। देन जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की K द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2 क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप सर्किट देख रहे हो और कह रहा है कि जस्ट ये की को आपने जस्ट क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से जो बैटरी लगी हुई है, डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट आएगा, तो उसका बिहेवियर क्या होगा टुवार्ड्स दिस इंडक्टर कॉइल एंड टुवार्ड्स दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर्स आएंगे। तो आपको बताना है कि नामीटर्स के थ्रू जो है करंट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, क्या सब है। तो जैसे क्या जीरो होगा बोथ A1 एंड A2 में, जिस वक्त आपने जस्ट इसको स्विच को ऑन किया, प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो क्या दोनों से करंट नहीं जाएंगे, या फिर दोनों से मैक्सिमम जाएंगे, या फिर इसमें नहीं जाएगा और इसमें मैक्सिमम जाएगा, या फिर मैक्सिमम इन A1 मतलब ऊपर से मैक्सिमम जाएगा और नीचे से जीरो जाएगा, जस्ट एट द टाइम एट विच द की इज प्रेस्ड। ठीक है, उस वक्त के लिए सिर्फ सोचना है, t=0 के लिए सोचना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें थोड़ा देर के लिए और आप अपने हिसाब से इस पर देखें। हिंट के रूप में हम यही कर सकते हैं कि आपको जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया गया है उसमें आप जाके देखो तो डायरेक्ट करंट का बिहेवियर इंडक्टर कॉइल के प्रति क्या होता है, शुरू में क्या होता है, बाद में क्या होता है। उसी तरह से डायरेक्ट करंट का बिहेवियर कैपेसिटर के साथ क्या होता है, शुरू में क्या होता है और बाद में क्या होता है ना। तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने किया होगा। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट जब आएगा या आपने स्विच को ऑन किया, फ्लक्स तेजी से बढ़ेगा। फ्लक्स तेजी से बढ़ेगा तो अपोज यहाँ पर शुरू में बहुत ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एट t=0 ये इंडक्टर जो है इतना ज़्यादा अपोज करेगा कि अपने से होकर करंट को पास होने नहीं देगा। तो डायरेक्ट करंट को इंडक्टर कॉइल शुरू में पास होने नहीं देता है, पूरा अपोज करता है। तो फिर A2 में कोई भी आपको करंट की वैल्यू नहीं मिलने वाली। सो 0 इन A2 इज करेक्ट। और जो कैपेसिटर होता है, तो ये अगर नहीं कुछ कहा है अभी शुरू में, तो हम अनचार्ज कंडीशन में रखेंगे। तो शुरू में चूंकि इसको चार्ज होना है, तो शुरू में इसके थ्रू मैक्सिमम करंट आपका फ्लो होगा और ये तेजी से चार्ज हो जाएगा। जब ये स्टेडी स्टेट को गेन कर लेता है तब ये करंट को डीसी को रोक देता है, और ये जब स्टेडी स्टेट को गेन कर लेता है तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर यहाँ से मैक्सिमम आता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त आपको इस वाले L के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि L इसको अपोज करेगा। सो A2 0 रीड करेगा और ये वाला यहाँ पर कोई अपोज नहीं करेगा, इस समय मैक्सिमम करंट आपका जो है यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। तो A1 आपका मैक्सिमम रीड करेगा। लेकिन यही पूछता कि आफ्टर स्टेडी स्टेट या आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तब क्या होता, तो लॉन्ग टाइम में ये शॉर्ट सर्किट बन जाता और सारा करंट इधर से आ जाता, तो A2 मैक्सिमम हो जाता और ये क्या करता, चार्ज होने के बाद उस करंट को डीसी को पास होने नहीं देता, तो A1 0 हो जाता। सो एट t=0 A2 आपका 0 आएगा और A1 मैक्सिमम। लेकिन एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपका A1 0 हो जाएगा और A2 आपका उस वक्त इन्फिनिटी टाइम के बाद मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ जैसा पूछा है तो एट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैक्सिमम इन A1 एंड 0 इन A2। क्योंकि आपको याद होना चाहिए इंडक्टर कॉइल शुरू में डायरेक्ट करंट को पास होने नहीं देता है, और कैपेसिटर आफ्टर स्टेडी स्टेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो फिर डीसी करंट को रोक देता है ना, डीसी को डायरेक्ट करंट को रोक देता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो गया इसका जवाब। आप क्या देंगे, सीधा सीधा थ्योरेटिकल था, तो आपका ये जवाब करेक्ट हो गया, मैक्सिमम इन A1 एंड 0 इन A2 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सिंपल है, देखें आप। ए कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C एंड रिएक्टेंस X। कोई कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटी C है, रिएक्टेंस X है, वेरी गुड। इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो, सेकेंड केस, कि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को आपने डबल कर रखा, देन रिएक्टेंस क्या होगा। तो देखिए, रिएक्टेंस जब आप कैपेसिटर को AC सोर्स में लगाते हैं तो आप जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस X, जिसको XC कह रहे हो, वो क्या होता है 1/ωc, है ना। तो यहाँ पे XC बोला है तो हम XC रखते हैं। अब ओमेगा क्या होता है, तो 2πf
एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि ये x जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, सो 1/fc इस तरह से हो जाएगा। अब आपको दो केस में कंपेयर करने को कहा गया, तो x2/x1 अगर मैं लिखूं तो f2/f1 इंटू c2/c1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अब आपको बताना है कि x2 इज हाउ मच। मान लो कि शुरू का x1 x था और फिर बाद में क्या हो गया f2, तो आपने फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया, सो दिस इज 2f, और पहले की फ्रीक्वेंसी f ले लीजिए, और कैपेसिटी को क्या किया आपने, कैपेसिटी को भी आपने डबल किया है ना, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बोथ। तो फिर यहाँ भी आपको 2c करना पड़ेगा और ये c। सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है, तो x2, तो इस हिसाब से देखिएगा, एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिएगा जरूर। अच्छा हाँ, ये तो उल्टा हो गया, इन्वर्सली है ना, f नीचे है तो x2 है तो 2 नीचे जाएगा, सॉरी इसको चेक करना था, 2 नीचे जाएगा, 1 ऊपर आएगा, 1 ऊपर आया, 2 नीचे गया, ठीक है, तभी तो इन्वर्स आएगा। तो करेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से, मतलब x/4 हो जाएगा, और क्या, अभी जो 4x दिख रहा है वो 4x ना होके x/4 हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं, आपने डबल किया ना दोनों वैल्यूज को, तो f1 f है तो f2 2f है, c1 c है तो c2 2c है, कैंसिल कर दीजिए तो 1/4, तो जो x2 मांग रहा है x1 x है, सो x/4, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सीधा सीधा x की वैल्यू हमें मालूम है 1/ωc एंड ओमेगा इज 2πf, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रहा है हमारा रिएक्टेंस x, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू fc। तो दो केस के लिए कंपेयर करेंगे तो x2/x1 लिखेंगे, तो 2 है ऊपर लिखे हैं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब f1/f2 इंटू c1/c2 एंड सो ऑन। उसके बाद आपका f2 जो भी आपने डबल किया है वो सब रखिए, सॉल्व कर दीजिए, आ गया है ना। ऐसे ही और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते जाएं। आइए बच्चों देखते हैं इसको, क्या कहता है, इन ए सर्किट L, C एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज with an alternating voltage source of frequency f, the current leads the voltage by 45 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ c बतानी है, इनमें से क्या हो। तो LCR है तो आप इसमें बनाइए कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम, एक्सएल फेजर डायग्राम, एक्सएल XC, और ये कुछ XR इस तरह से, मतलब R, ठीक है। तो इन्हीं का रिजल्टेंट आपका आता है Z, और इसमें चूंकि आपको कह रहा है कि करंट जो है लीड कर रहा है, तो करंट तो हम लोग यहीं पर रखते हैं, है ना, और वोल्टेज रखते हैं जेड की तरफ। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जेड नीचे आएगा, तो इसलिए इसे छोटा बनाया, इसे बड़ा। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा होगा, XC-XL, और ये हो गया आपका R, और इन्हीं का जो रिजल्टेंट हो गया ये Z। तो इस तरफ I आता है और इस तरफ आपका ये वोल्टेज आता है। तो कह रहा है कि ये करंट जो है वो लीड कर गया कितना से, 45 डिग्री से, इस तरह से हम लोग दिखा सकते। तो आप गौर से देखिए कि अगर आप 1045 को यूज करिएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो XC-XL एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका R, ठीक है। एंड 1045 क्या होता है, तो 1 होता है, तो XC-XL/R, ये क्या हो जाएगा, XC-XL इक्वल टू R। अब XC को आप क्या कहेंगे, तो 1/ωc, और XL को आपको कहना है ωL इक्वल टू R। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा क्या है, C की वैल्यू, है ना। ओके, तो इसी से आपको निकालनी है C की वैल्यू, जैसे भी आप निकालें, इसको सॉल्व करें। तो इसको तो इधर ले जाइए, 1/ωc इक्वल टू ωL+R, है ना। तो ओमेगा क्या है, 2πf है, और L+R ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टर्म तो आ रहे, 2πfL+R आ रहा है आपका, 2πfL+R, ये माइनस है, ये सब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखना होगा आपको, तो कुछ नहीं करना, अब इसको रिवर्स कर दीजिए, उलट दीजिए, ये उलट गया, ब्रैकेट में रख लेते हैं,
और फिर ये सी निकालना है तो ओमेगा इधर आ जाएगा। तो यहीं पर अगर मैं सी लिख दूं तो ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा इज 2πf। ठीक है, तो 2πf और ये वाला फैक्टर, तो आपका ये ऑप्शन डी जो है वो मैच कर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं था, फेजर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। ध्यान में रखना है कि आर की तरफ आपका करंट होता है, जेड की तरफ आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, बस उसके हिसाब से आ गया। इसको पढ़े जरा। A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacitive reactance दिया हुआ है 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit मांग रहा है। ठीक है, तो LCR सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है cos phi आप जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप एक बार फिर से सर्किट को आप ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आर, एक्सएल और एक्ससी, है ना। तो देखिए किसकी वैल्यू क्या है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 31 ओम, ये 31 ओम है। रेसिस्टेंस है 8 ओम का, ये आपका 8 ओम हो गया। और जो रिएक्टेंस आपका हो गया एक्सी, वो हो गया 25 ओम का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो सर्किट रिड्यूस होगा तो इस तरह से रिड्यूस होगा। 31 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 6 ओम, है ना। दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी। ओके, और अब इन्हीं का जो आपका रिजल्टेंट बनता है बेसिकली ये Z बनता है, और इसी Z जो R के साथ बनाता है एंगल, तो वही आप फाई बोलते हैं। तो चलिए अब आप चाहे तो 10 फाई भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। और वैसे तो आपको पावर फैक्टर चाहिए ना, तो आपको cos फाई लिखना चाहिए। चलिए cos फाई लिख लीजिए, काहे को डबल काम करें। वैसे 10 फाई मिलेगा तो cos फाई भी मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा Z को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Z क्या बनेगा, √8² प्लस 6², तो 64 और 36 100, तो 10 बन जाएगा ये। और अब आप cos फाई सीधे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 0.8, चाहे तो 0.80 लिख सकते हैं। सो आंसर आपके सामने है बी नंबर। ठीक है, दूसरा मैंने जैसे कहा था कि 10 फाई से भी बना सकते थे, मेथड 2 में आप समझ ले उसको भी। 10 फाई जैसे आप लिखते तो 6/8 लिखते, 2 से कट करिए 3/4 आ गया, तो करस्पॉन्डिंग cos फाई क्या हो जाता। तो 10 फाई जब 3 4 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो उस हिसाब से 3 4 है तो ये 5 आएगा, ये हो गया 5। तो cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, इसी को सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना Z निकाले, है ना। तो जैसे भी आप बनाएं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, देखते जाइए अच्छे से। आइए बच्चों, अब इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ए ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग ए रेजोनेंट सर्किट with an inductor L of negligible resistance and a capacitor C in series produces oscillation of frequency F. If L is doubled and C is changed to 4C, तो frequency, तो देखिए LC oscillation का एक क्वेश्चन हो गया। तो for LC oscillation आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है ये भी वही 1/2π√LC इस तरह से आती है आपकी, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरह आती है। तो इसी में कहता है कि अगर आपने क्या किया है, L को डबल कर दिया, L को 2L कर दिया, और क्या किया, C को क्या किया 4C कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो नई फ्रीक्वेंसी F के टर्म में क्या हो जाएगी। तो जो हमारा F डैश बनेगा 1/2π√, अब L को आपने कहा कि 2L बन गया, C को आपने कहा 4C बन गया, तो 4 × 2 8, मतलब 1/√8 आपका रहेगा, और बाकी चीजें पहले की जैसी हो जाएगी। जो आपका ये क्या था, F था,
तो इंटू एफ, मतलब एफ बाय √8। √8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं, ठीक है। सो आपका जवाब हो जाएगा बी, है ना। तो एलसी ऑसिलेशन में आपने पढ़ रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एलसी ऑसिलेशन की 1/2π√LC। इसी तरह से ये फॉर्मूला आता है, उस पर आपको पुट करना है वैल्यू, एल को 12 बनाना है, सी को 4C बनाना है और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 2C। LCR है, नहीं कुछ कहा तो सीरीज सर्किट ही लेना है, C को कहा 2C कर दिए हैं। कहता है फॉर द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन्स अनचेंज्ड, तो जो भी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी जो कि यही वाली रहती है, कहता है उसे नहीं बदलना आपको, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए। इसके लिए इंडक्टेंस में आपको क्या बदलाव करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सेम फार्मूला है चूंकि, तो आप देख सकते हैं चूंकि F इज 1/2π√LC। तो कहने का मतलब जब तक LC कांस्टेंट है, LC की वैल्यू जब तक फिक्स रहेगी तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं LC मस्ट बी कांस्टेंट फॉर F टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने क्या किया है, किसको क्या चेंज किया, आपने C को 2C बनाया, आपने C को 2C बनाया, तो आप L को क्या करो, L/2 बना दो, तभी तो इंटू करेंगे तो वापस LC बनेगा। सो L/2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडक्टेंस को L से L/2 बनाना होगा तो आपका वापस LC आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF इज π/2। फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट और EMF के बीच में आपको दे दिया π/2। तो इस केस में आप जानते हैं कि करंट तो चलिए हॉरिजॉन्टल में I के तरफ R के तरफ आ जाता है, और कहता है कि अगर ये फेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, मतलब कि दोनों में से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। तो कहने का मतलब ये कहिए कि जो चूंकि Z की तरफ होता है ना, तो Z या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो Z या तो आपका टोटल XL हो या टोटल क्या हो, XC हो। क्या ऐसा हो सकता है, Z की वैल्यू की तरफ आपका वो जाता है, राइट है। तो लेकिन ये तो कहता है कि अब Z अगर मान लो कि XL थोड़ा सा भी कुछ भी होगा तो Z इधर आ ही नहीं पाएगा, XL तो यहाँ पर है, सॉरी Z यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि R मौजूद है ना। तो अगर XL थोड़ा सा भी कुछ भी मौजूद है तो फिर आपका जो होगा आपका वो Z वो इनके बीच में जाएगा, XC है तो इनके बीच में जाएगा, मतलब π/2 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको π/2 लाना है तो XL वहाँ होना ही नहीं चाहिए, तब फिर क्या होगा, Z जो भी होगा यहाँ पर वो R हो गया, कैन नॉट बी कंस्टिट्यूएंट, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछा, उल्टा करके पूछा, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो ऑप्शन है ना उसी से आप आगे बढ़िए, आपको थोड़ा एनालाइज करने में आसानी हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला क्या कहता है, RL कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। RL के साथ हो सकता है क्या, तो देखिए R अगर हम यहाँ देते हैं तो हमारा L जो होगा जो XL को क्रिएट करेगा वो यहाँ होगा। तो इस सर्किट में आपका कुछ ना कुछ तो Z बनेगा ही, और Z अगर बन गया तो फिर ये आपका कभी भी π/2 नहीं होगा। तो कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये π/2 कभी नहीं हो सकता, है ना। फाई कैन नॉट बी इक्वल टू π/2। तो अगर सर्किट में RL है, बेसिकली एक्चुअली में R होता है तो नहीं हो सकता, ऐसे कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट, तो R और L बोथ नहीं हो सकते। अब अगर C एलोन होगा तो ध्यान दीजिएगा, C एलोन होगा तो XC बनेगा, और इधर R है ही नहीं तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, Z बन जाएगी। और आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका करंट चलेगा, तो 90 डिग्री तो आपका यहाँ पे π/2 आ जाएगा। एलोन L हो तो ऊपर की तरफ XL होगा और इस तरफ I होगा, R है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी π/2 हो जाएगा क्योंकि ये Z बन जाएगा, है ना, R है ही नहीं। और अगर कहता है कि LC हो तो LC तो L का हो गया XL ऊपर और C का XC नीचे, कुछ भी होगा तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं XL ज़्यादा है XC कम है तो ऊपर की तरफ, या XL कम है XC ज़्यादा है तो नीचे की तरफ। दोनों ही केस में आपका जो होगा ये π/2 आ जाएगा, है ना।
तो इन केस में भी पाई बाय 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट, जब आपका करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, फेज एंगल पाई बाय 2 होना चाहिए। तो पाई बाय 2 होने के लिए आर का वहां पे खत्म होना जरूरी है। तो अगर आपका सर्किट में आर है तो पाई बाय 2 कभी नहीं हो सकता, तो आर का खत्म होना जरूरी है ना। तो इस केस में हम लोग यही लिख सकते हैं आर मस्ट बी इक्वल टू 0। वो इस केस में और इस केस में 0 हो जा रहा है। इस केस में आर समथिंग है तो इस केस में कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाय 2। पाई की वैल्यू कभी भी पाई बाय 2 नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हो गया इसका ए नंबर RL। ऐसे करके जवाब दे देंगे। ठीक है, सबको अच्छे से देखिए बच्चों आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। इन ए सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R इज गिवन 100 वोल्ट्स एंड R की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम with C 2 microfarad. The resonant frequency omega is given 200 radian per second. At resonance the voltage across L आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे एक LCR सर्किट हमने बनाया, ये, और आपने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट्स, यहाँ पर 100 वोल्ट्स है। ठीक है, आर के क्रॉस, और आर की वैल्यू भी दे रखी है 1 किलो ओम। सी है 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है मतलब 1/√LC है। दिस वैल्यू इज 200। ओके, तो एट रिजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस एल बताना है, मतलब यहाँ पर VL बताना है रिजोनेंस में। तो हमें पता है कि रिजोनेंस में चाहे VL निकालो या VC निकालो, दोनों जो होंगे तो होते हैं बराबर होते हैं, बस फेज अपोजिट होता है। खैर, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें, देखिए तो 100 वोल्ट आपको यहाँ पर दे रखा है इसके अक्रॉस और 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस है। तो करंट आपको सर्किट में पता चल जाएगा, है ना। इससे करंट सर्किट में पता चल जाएगा, और जो भी करंट यहाँ पर होगा वही थ्रू आउट होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सेम करंट आएगी। तो हम लोग यहाँ पर करंट निकालते हैं। ठीक है, तो करंट हमारा मिला V/R, तो 100/R की वैल्यू 1000 ओम, सो दिस बिकम 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो 0.1 एम्पियर का आपका ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, अब आपको बोला यहाँ पर कि ओमेगा दे रखा हमने और C दे रखा है, तो वहाँ से आप चाहें तो L निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए आप 200 इज इक्वल टू 1/√LC। तो L हमारा यहाँ पर रह गया और C है 2 माइक्रो -6। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कीजिए ज़रा, इसको इधर लाया और स्क्वायर किया, तो 2L 10⁻⁻6 और ये इधर आ गया, स्क्वायर होने पे 1/200 × 200, है ना। ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा L जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, L हमारे पास आ गया 1/4 10⁻⁴ एंड देन इंटू 2 एंड 10⁻⁻6 -6 है और यहाँ पर 4 है तो 2 बचेगा, सो 100 ऊपर चला जाएगा और 8 आपका नीचे आ गया, है ना। तो 4 से कट करें तो 12.5 हेनरी आपका L बना। और जब L आपको प्राप्त हो ही गया तो XL भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो XL ओमेगा L, ओमेगा 200 था और L आपका 12.5 है, या 25/2 रखिए तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो 25/2 तो 100 और ये 25, तो 2500 ओम। ठीक है, और अब आपको क्या चाहिए, वोल्टेज। तो V अक्रॉस L, VL दैट इज I × XL। तो I आपका निकला हुआ है 0.1 और XL है आपका 2500, सो
तो 250 वोल्ट आपका यहाँ पर जवाब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसा हमने कहा कि रिजोनेंस के वक्त VL और VC जो होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट VC से भी काम कर सकते थे, लेकिन VC लाने के लिए आपको फिर वही चाहिए, वहाँ भी आपको I इंटू XC चाहिए, और XC लाने के लिए आपको चाहिए क्या, 1/ωc, है ना। तो आप जरा इसको सॉल्व करें। I हमारे पास था 0.1 और XC हो गया 1/ωc, ओमेगा इज 200 एंड द C गिवन इज 2 माइक्रोफैराड, so 2 into -6 and now this value comes to, यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना, -4 ऊपर जाएगा +4, तो 1000 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। तो आपको यहाँ से भी देखिए सेम आंसर आ रहा है और थोड़ा छोटा में ही आ रहा है, तो इसे आप मेथड 2 समझ लीजिए, है ना। तो आपको ज़रूरत नहीं था कि आप L को कैलकुलेट करके XL को कैलकुलेट करके फिर VL लाएं। आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस जो VL होगा और जो VC होगा दे विल बी इक्वल। ठीक है, तो रिजोनेंस के टाइम VL इक्वल टू VC। तो ये पूरा क्वेश्चन ही रिजोनेंस पर है। इन सीरीज रिजोनेंट LCR सर्किट बोल दिया मतलब रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो उधर से आपको आसान पड़ जाएगा, थोड़ा सा XC निकालना आसान पड़ जाएगा। 1/ωc, ओमेगा दे रखा है, C दे रखा है, और जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आएगा वही वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कॉइल आ जाएगा। तो आप चाहें तो L निकाल के काम कर सकते हैं, अगर L भी क्वेश्चन में पूछता तो ये इस तरह से आ जाएगा, और VL पूछा है तो फिर ओमेगा इंटू L से XL और फिर VL, है ना। काफ़ी सारे कैलकुलेशंस आपको जो कुछ भी पूछ सकता था तो उसके हिसाब से आपको मैंने सारे रास्ते बता दिए। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, 250 वोल्ट बोलना है, तो 250 वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको पढ़िए। इन द सर्किट शोन इन फिगर द आमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स आर। तो सर्किट दिखाया जा रहा है आपको, ये 30 का है, 25 देखिए XL और XC दोनों फिर से बराबर दे रखा है ना। तो बराबर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ये जो आपका VL होगा और VC होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इनके फेजेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। तो यहाँ पर का जो भी पोटेंशियल होगा वो यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मान लो अगर घट रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ वो बढ़ जाएगा। मान के चलो कि ये 50 है, तो ये यहाँ से यहाँ 50 कम हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ वो 50 बढ़ जाएगा, तो वापस जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। तो ये रीडिंग कुछ नहीं देगा, ये 0 रीडिंग देगा। तो V का रीडिंग तो आपका 0 होगा, मतलब या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ये दोनों तो हटा दीजिए। अब आमीटर की रीडिंग आपको लेनी है, ठीक है। तो 240 है और आमीटर में मतलब करंट आपको जाना है, तो ये वही रेजोनेंस का ही कंडीशन हो जाएगा। जब आपका XL XC आप देख सकते हैं बराबर है, रेजोनेंस के कंडीशन में है ये, तो फिर आपका I जो बनेगा वो Z बराबर R बन जाएगा। तो 240/30, ठीक है। इसको RMS वैल्यू ही लेना है और उस हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 8 एम्पियर। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी, 8 एम्पियर एंड 0 वोल्ट, ठीक है। तो LCR रेजोनेंस सर्किट के थोड़े अच्छे एप्लीकेशंस हैं ये सब, तो इस सब पर अच्छे से नज़र बनाए रखिए, एग्जाम में पूछता रहता है। आइए बच्चों इसको देखते हैं। एन AC सर्किट V एंड I आर गिवन, आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, सीधा सीधा पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पावर के बारे में आपने पढ़ा था कि V एवरेज RMS ना, सॉरी, V RMS I RMS एंड देन cos फाई। cos फाई नहीं भूलिएगा, पावर फैक्टर रहता है। तो V RMS ये हो गया V नॉट, सो 100/√2। I RMS तो ये है I नॉट, सो 100/√2, और cos फाई की वैल्यू तो यहाँ पर मिल जाएगी, फाई की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका π/3, ठीक है। इस तरह से दे सकते हैं, मैंने दोनों का जो भी फेज डिफरेंस आ जाएगा वही आपको यहाँ पे रख देना है, ओके। और अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए।
तो ये कितना हो गया, ये रूट टू बन जाएगा और 2 यहाँ पर एक बार कैंसिल होगा तो 50। So 100 into 50 and cos 60 is half. So this is again 50. तो 2500 नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा, एक मिली एम्पियर है यहाँ पर, तो मिली छूट गया, मिली वाला टर्म -3 ऐड होगा, तो -3 ऐड होते ही वैल्यू जगह पे आ जाएगी कितना, 2.5 वाट नहीं, चलिए 2.5 वाट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, इस जानकारी से उस बल्ब का रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो। क्या होगा रेसिस्टेंस, तो बल्ब का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा एक तरह से गिवन V²/P। तो रेटिंग वोल्टेज इज 100, so 100 into 100 and the power is 100, so this is 100 ohm is resistance. As usual, it can be treated as a resistor. Career treated. Find out the inductance of an inductor also called choke coil. याद रखिएगा, जो एक आइडियल इंडक्टर होता है that is also known as a choke coil। और इसका काम क्या होगा, चोक कॉइल में क्या होना चाहिए, एक आइडियल इंडक्टर कॉइल कैन बी ट्रीटेड एज ए चोक कॉइल। तो आइडियल है मतलब कि इसका इंडक्टेंस वैल्यू मतलब एल वैल्यू काफ़ी हाई होगा और आपका आर वैल्यू जो होगा चूंकि आइडियल है सो वेरी लो होगा। ठीक है, तो हाई इंडक्टेंस एंड वेरी लो रेसिस्टेंस का जो इंडक्टर कॉइल होगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, चोक कॉइल। तो इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर ना जाए और इसमें वो अच्छे से एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके। और रेसिस्टेंस कम से कम हो इसके लिए क्या करते हैं, मोटा कॉपर का वायर यूज करते हैं। जितना थिकनेस ज़्यादा होगा वायर का, रेसिस्टेंस कम होता है ना। तो इस तरह से ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, चोक कॉइल है। तो बेसिकली एक इंडक्टर कॉइल है, ओके, आइडियल इंडक्टर। तो दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब टू ऑपरेट द बल्ब एट इट्स रेटेड पावर विद द हेल्प ऑफ एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो कहता है कि एक एसी सोर्स आपने लगाया हुआ है जिसकी पीक वैल्यू ये 200 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज, आरएमएस वैल्यू कहिए, वो 200 वोल्ट है और 50। अब अगर आप इसको डायरेक्ट डाल देंगे रेसिस्टेंस बल्ब के साथ जो कि कितने का है, 100 ओम का है ना, तो डायरेक्ट डाल देंगे तो हो सकता है ये काम ना करे, बल्ब को फ्यूज कर दे। तो आर की वैल्यू तो आपकी 100 है ना, इस तरह से। तो कहता है एक इंडक्टर कॉइल आप यहाँ पर डालें, तो पूछता है ये कितने का डालोगे, एल वैल्यू कितनी होगी इसकी, कि आपका ये जो है रेटेड पावर के साथ आपका काम करे, मतलब 100 वाट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो 100 वाट का हमको यहाँ पर करंट मिल जाए। तो इसमें देखिए, तो ये एक तरह से एलआर सर्किट हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग आई आर एम एस की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पर वॉच करना पड़ेगा। आर की वैल्यू देखिए क्या निकला है, 100 ओम। तो आर वैल्यू देखिए बच्चों 100 ओम था। तो इसमें अब आप कहते हैं रेटेड पावर पे इसको रेडिएशन या एनर्जी देना है, माने 100 वाट की एनर्जी चाहिए। तो पावर आपने पढ़ा है I²R होता है। तो जो आर आई हमको यहाँ बनना चाहिए, पावर 100 वाट का I² और रेसिस्टेंस भी 100 का, तो I² बिकम 1, सो I बिकम 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब हुआ ये आरएमएस वैल्यू 1 एम्पियर की होनी चाहिए। तो इससे जो करंट आपका आना चाहिए IRMS वो 1 एम्पियर का करंट आपका आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होती है। पावर इक्वल टू I²R और पावर कहता है कि रेटेड पावर आना चाहिए जो कितना है 100 वाट। तो अगर आप इसको यहाँ पे 100 रखिएगा और इसका रेसिस्टेंस आपने निकाला है 100, मतलब करंट इसको कितने का चाहिए, तो 1 एम्पियर का यहाँ पर आपको करंट चाहिए। आप एसी सोर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो
तो जो आई आर एम एस हमारा बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो वी आर एम एस एंड डिवाइडेड बाई जेड, यही बनना है इसी में। तो वी आर एम एस कितने का होगा, तो ये जो वैल्यू होती है वो आर एम एस वैल्यू ही होती है। सो आप वो 200 रखिए, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स का, तो वो जो 200 है वो हम लोग आर एम एस वैल्यू ही लेंगे। कभी भी पीक अपने मन से नहीं सोचना जब तक क्वेश्चन में दिया ना रहे कुछ ऐसा। तो जो भी वैल्यू इस तरह से रेटेड देगा तो दैट इज द आर एम एस वैल्यू। ओके, तो ये हो गया 200 और z, तो इस केस में z आप कैसे निकालते हो, तो r आपका इस तरह से होता है और xl आपका ऐसे चढ़ेगा, है ना। तो z आपका ये ऐसे बीच में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ आपने अभी अभी देखा कि ये कितना है, 1 एम्पियर का रेटिंग होनी चाहिए, तो ये 1 एम्पियर होना चाहिए। दिस इज 200 एंड दिस इज 100 स्क्वायर एंड प्लस एक्सएल का स्क्वायर। बस अब इसी को अब आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कोरस्पॉन्डिंग एल फाइंड करना है। तो एक्सएल पहले फाइंड कर लीजिए फटाफट, ये वाला दोनों साइड इधर आ जाएगा और स्क्वायर कर दीजिए, तो ऐसा एक्सएल स्क्वायर, है ना, और ये 2 तो 4 एंड 4 0 ऐसा कुछ हो जाएगा। सो एक्सएल स्क्वायर, इसको आप ठीक से देखिए, तो 1 माइनस हो जाएगा ना, सो 30,000, तो एक्सएल बना तो रूट अंडर इतना, तो 2 2 4, तो 100 बाहर आ जाएगा एंड रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, और एक्सएल हमने क्या पढ़ा है, ओमेगा इंटू एल पढ़ा है, हमें एल की वैल्यू चाहिए, और ओमेगा देखिए तो कुछ दिया है क्वेश्चन में, तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा के लिए आपने पढ़ा है 2 पाई एफ, है ना। 50 हर्ट्ज अगर आप इसमें पुट करेंगे एफ 50, तो 50 गुना 2 100, तो 100 पाई नहीं हो जाएगा, सो ओमेगा इज 100 पाई, तो 100 पाई इंटू एल। तो आप क्या करो, एल के लिए हम लोग डायरेक्ट, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, तो 100 रूट 3 बाय 100 पाई। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया, सो रूट 3 बाई पाई, यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। किसके लिए, फार्मूला आपका सब सही है तो एक बार ढंग से चेक कर लीजिए। हाँ, रूट 3 बाई पाई यहाँ पर आपको देखिए डी में ऑप्शन मिल जा रहा है ना, रूट 3 बाई पाई। तो कैलकुलेशन फार्मूला सब अच्छे से चेक कर लेंगे तो आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कहा था कि एक बल्ब है आपका, वो रेटिंग ऐसा किया हुआ 100 वोल्ट एंड 100 वाट। अब क्या है कि 100 वोल्ट एंड 100 वाट दिया हुआ है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकल जाएगा। रेसिस्टर की तरह ट्रीट करना है, तो 100 ओम का आपका रेसिस्टेंस निकला। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इसको हमको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी के सोर्स के साथ इसको हमको रखना है, और मतलब ये फुल पावर में जले। तो फुल पावर में जले तो इसके लिए तो भाई क्या चाहिए हमको, 100 वाट इससे हमको चाहिए, तो 100 वाट चाहिए, तो इसके थ्रू जो आरएमएस करंट आना चाहिए वो 1 एम्पियर का करंट आना चाहिए, है ना। 1 एम्पियर का करंट आपको इसमें आ जाना चाहिए। अब अगर आप ये इंडक्टर कॉइल नहीं लगाओगे, जिसको चोक कॉइल बोल रहे हैं, तो अगर आप ये चोक कॉइल नहीं लगाओगे तो फिर आप देखिए 200 वोल्ट का आरएमएस है, 100 का है आपका, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट आपका सीधा सीधा दौड़ जाएगा, और 2 एम्पियर का करंट दौड़ेगा तो फिर ये फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो करंट को लिमिट करने के लिए चोक, चोक नाम में ही है, चोक कर देना, स्टॉप कर देना, है ना, बंद कर देना। तो चोक कॉइल का एक काम होता है करंट को लिमिट करना, है ना। तो जो अभी 2 एम्पियर की करंट आपकी आरएमएस आ रही है, उसको हम चाहते हैं कि 1 एम्पियर आए, तो उसके लिए हमको कौन सी सुटेबल एल वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी, उसी वही पूछता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे डाल रहे हो, 50 हर्ट्ज की डाल रहे हो तो उसके हिसाब से वो आएगा। खैर, तो हमें ये पता चला कि इसमें आरएमएस 1 एम्पियर ही फ्लो हम करवा सकते हैं, और 1 एम्पियर जब ये फ्लो होगा तो वोल्टेज भी इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का आपका बनेगा, अदरवाइज 200 वोल्ट बनता तो वो खत्म, फ्यूज हो जाता। तो इंडक्टर कॉइल लगाए तो आपका ये बल्ब बच गया और ये सही से काम किया। तो ये आई की वैल्यू मालूम हो गई, तो अब ये एसी सर्किट में एलआर सर्किट बन चुका है, तो आई आर एम एस लिखोगे तो वी आर एम एस बाई जेड लिखोगे। वी आर एम एस क्या होगा, तो ये देखिए दिया हुआ है 200, 200 रखिए। जेड क्या होगा, तो चूंकि एलआर सर्किट है तो आर इधर हो गया, एक्सएल इधर हो गया, इन्हीं का रिजल्टेंट जेड आएगा, जो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया।
और अब हम लोग IRMS1 पुट करके यहाँ से एक्सेल के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्सेल के लिए हमने सॉल्व किया तो हमको एक्सेल मिल गया 100√3, है ना। तो आई होप कि आपको अब ठीक से दिखे, तो अच्छे से आप देख लो 100√3। तो एक्सेल हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो 100√3 आ गया। अब एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। तो ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज का, तो उससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। 2 पाई एफ लिखेंगे तो हो गया आपका एफ 50 रखोगे, 50 इंटू 2 100 पाई हो जाएगा। सो ओमेगा इज 100 पाई, सो एल बिकम 100√3 बाई 100 पाई। 100 कैंसिल हो गया, तो √3 बाई पाई आपका रिक्वायर्ड एल वैल्यू हो गया। तो एल √3 बाई पाई हेनरी इज द वैल्यू ऑफ एल, और इसलिए आंसर हो गया आपका डी। तो ये जो भी क्वेश्चंस हमने 15 क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हमने बनाए बेसिक क्वेश्चंस, तो इन सबको अब आप एक बार अपने से खुद से ज़रूर ट्राई करके सारा बना लीजिए। तो जो भी नीट वगैरह में फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आप अच्छे से इसको बना लीजिए। सो यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम इसी में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है नीट में और जेईई मेन वगैरह में भी, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट करके रखें सबको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।